हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आपका यूनिक इंस्टीट्यूट सनावत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी यूनिट 10 में मध्य प्रदेश की जनजातियों की। पिछले 5 सालों के पीवाईक्यू के बेसिस पर हमने इस लेक्चर में आप लोगों को हर एक वो इम्पोर्टेंट फैक्ट कवर करके दिया है, हर एक इम्पोर्टेंट नोट्स कवर करके दिया है ना, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी और आपको अन्य किसी वीडियो पर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी का पीडीएफ नोट्स भी हम लोग आपको हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए। हमारा जो टॉपिक है यूनिट 10 में मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजातियों में हम लोग आज जानेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियों की परिभाषा के बारे में, मानक के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा, हमारा टॉपिक जो है जनजाति का मूल अर्थ से हम लोग शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की जो जनजाति है ना, उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो एक ऐसा सामाजिक समूह जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है और जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति और स्वायत्त सामाजिक व्यवस्था होती है। देखिएगा, आपने देखा होगा जनजाति काफ़ी अलग सलग रहना पसंद करते हैं। उनका भौगोलिक जो क्षेत्र होता है एक तरह से एकाकीपन पसंद करते हैं। तो ऐसा सामाजिक समूह जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, ये उनका दायरा भी फिक्स होता है, निश्चित होता है। भौगोलिक क्षेत्र उनका निश्चित होता है और उनकी अपनी एक भाषा होती है। जनरली हम लोग जो आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं, ऐसी भाषा का वो प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन अब समय बदल चुका है दोस्तों। आज जनजाति के लोग भी हमारे जैसे सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी संस्कृति देखा जाए तो लगभग है ना अलग ही होती है। सामाजिक व्यवस्था, उनके समाज में जो व्यवस्था होती है, उनके सामाजिक व्यवस्थाएं भी डिफरेंट होती है। तो हमने क्या देखा, उसका अर्थ के बारे में चर्चा करी। भाई ऐसे सामाजिक है ना समूह जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है और जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा हो, संस्कृति हो, स्वायत्त सामाजिक व्यवस्था होती है, ठीक है, उसे हम लोग जनजाति कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 2 में संवैधानिक परिभाषा। हम लोग इसको बहुत सरलतम भाषा में दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान में जनजातियों की परिभाषा कहाँ दे रखी है, कौन से आर्टिकल में दे रखी है। तो आर्टिकल 366-25 की हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति, जहाँ जहाँ हम लोग अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे, आप सोच लेना हम लोग एसटी की बात कर रहे हैं, है ना। का तात्पर्य उन समुदायों से है जिन्हें अनुच्छेद 342(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा मान्यता दी गई है। भैया अब जनजाति किसे कहा जाएगा, तो भारतीय ये परिभाषा 366-25 में वर्णित की गई है। और ये परिभाषा क्या है, तो परिभाषा में लिखा है कि भाई उसे ही अनुसूचित जनजाति या एसटी के लोग कहे जाएंगे, है ना, जो भारतीय संविधान के 342(1) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जिन्हें मान्यता दी गई है। यह सिंपल सी बात है। 342(1) में हमारे राष्ट्रपति ने एक लिस्ट बना रखी है कि ये जनजातियां या ये जातियां, ये समुदाय क्या है, अनुसूचित जातियां हैं या उसके अंतर्गत आती है, वही अनुसूचित जनजातियां कहलाती है। ऐसी परिभाषा का वर्णन किया गया है 366-25 में, ठीक है। चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे आगे जो हमारा पॉइंट्स है ना, चंदा समिति के बारे में। अब चंदा समिति क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं चंदा समिति के बारे में। देखिएगा, मैं बता देता हूं आप लोगों को चंदा समिति के बारे में। चंदा समिति ने 5 ऐसे मानक दिए थे। ये हमारे एमपीपीएससी पीवाईक्यू में आपको प्रश्न भी लास्ट ईयर देखने को मिला था कि चंदा जो समिति है ना, उसने कौन से ऐसे 5 पैरामीटर दे रखे हैं, है ना। ये 5 चंदा समिति का काम क्या था, तो दोस्तों मैं एकदम सिंपलेस्ट भाषा में बताना चाहूंगा। चंदा समिति का गठन हुआ था 1960 में। कब हुआ था, 1960 में, 1960 में। इसने 5 पैरामीटर दे रखे थे। कितने पैरामीटर, 5। किसी समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने हेतु क्या उसमें क्वालिटीज होना चाहिए, है ना, या फिर क्या मैं कहूँ, है ना, अनिवार्य शर्तें होना चाहिए, ठीक है। तो वो 5 की हम लोग चर्चा करेंगे कि चंदा समिति ने से 5 कौन से मानक दे रखे हैं, ठीक है। तो नंबर 1 हम लोग बात करेंगे भौगोलिक एकाकीपन, ठीक है। तो यहाँ पर जियोग्राफिकल आइसोलेशन की चर्चा कर रहे हैं, समाज की मुख्य धारा से अलग रहना। हम लोग जानते हैं जो जनजाति के लोग हैं समाज में घुलना मिलना पसंद नहीं करते जनरली, और वो अलग सलग एकाकीपन जीवन जीना पसंद करते हैं। तो भौगोलिक एकाकीपन चंदा समिति ने पहला मानक दिया। दूसरा है विशिष्ट संस्कृति, ठीक है। भाई उनकी परंपराओं का हमसे एकदम अलग होना, उनकी परंपराओं का अलग स्वरूप आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उनकी संस्कृति भी अलग मिलती है आपको, ठीक है।
तीसरा है जो आदिम लक्षण है, ठीक है। आदिम लक्षण से मतलब क्या है, विकास के प्राचीन स्तर पर होना। भैया आदिम लक्षण का मतलब होता है प्राचीन तौर तरीकों का ही लंबे समय से प्रयोग कर रहे हैं, यानी जो इतिहास में प्राचीन तौर तरीके है ना आदिवासी लोग प्रयोग कर रहे थे, वो आज तक वही प्रयोग कर रहे हैं। तो वो आदिम लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं जनजातियों में। पिछड़ापन की बात करते हैं, है ना, शैक्षणिक और आर्थिक कमजोरी। शैक्षणिक मतलब न तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, और आर्थिक कमजोरी नहीं ज़्यादा रुपए पैसा उनके पास होता है, यानी कि सामान्य सा जीवन जीते हैं। अगला पॉइंट है ना, चंदा समिति ने जो हमें 5 मानक दिए थे, उसमें शर्मिला स्वभाव की हम लोग बात करेंगे। अन्य समुदायों से मिलने में संकोच, ये थोड़ा सा इनका जो नेचर होता है शर्मिला होता है। शर्मिला आप लोग समझते हैं, हर किसी के साथ घुलना मिलना हंसना बैठना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बताया कि चंदा समिति ने जो 5 मानक दिए थे वो क्या क्या है, तो एक बार फटाफट करके हम लोग उसको देख लेते हैं। तो पहला था हमारा भौगोलिक एकाकीपन, दूसरा था विशिष्ट संस्कृति, तीसरा है आदिम लक्षण, चौथा है पिछड़ापन, और पांचवा है शर्मिला व्यवहार। तो दोस्तों आपसे कैसे भी प्रश्न बन सकता है कि चंदा समिति ने निम्नलिखित में से, है ना, एसटी की सूची में शामिल करने हेतु अनिवार्य शर्तों में कौन सी शर्त शामिल नहीं है। तो आपको कौन सी शर्तें शामिल नहीं है, ये 5 के अलावा एक अन्य दे दी जाएगी, जो आप लोगों को ऑड वन आउट वाले प्रश्न टाइप चूज करना होगा। चलिए ठीक है, तो ये मैंने बताया चंदा समिति के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारे विद्वानों द्वारा दिए गए विशिष्ट नामों की, हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। कौन से विद्वान ने क्या नाम दे रखा है आदिवासियों को, जनजातीय लोगों को, किसने क्या कहा, हम लोग सिंपल सी भाषा में अब लोग, है ना, अब ये चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में। देखिए यहाँ पर हमने एक टेबल बना रखी है आपके सामने, यहाँ पर विद्वान या संस्था का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। दिया गया नाम, किसी भी विद्वान ने क्या नाम दिया आदिवासी लोगों को, जनजातीय लोगों को, और मुख्य तथ्य उनसे जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य जिनसे आप लोगों को चीजें समझ में आती है। ठक्कर बाबा ने आदिवासी नाम दिया हमारे एसटी के लोगों को, क्या नाम दिया, आदिवासी नाम दिया। आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, अगर एमसीक्यू में ये प्रश्न बनता है तो आपको नाम लेना है ठक्कर बाबा का। किसका नाम लेना है, ठक्कर बाबा का, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने क्या नाम दिया, गिरिजन या हरिजन नाम दिया, ठीक है। गिरी पर्वत पर रहने वाले या गिरी या पर्वत पर रहने वाले लोगों को हम लोग गिरिजन का नाम दे सकते हैं। जनरली हर किसी के पीछे कुछ न कुछ लॉजिक होता है भाई, अगर किसी ने कोई नाम दिया है तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा था, ठक्कर बाबा ने आदिवासी नाम दिया, और आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, है ना, ठक्कर बाबा ने ही किया। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने क्या नामकरण किया था, तो गिरिजन या हरिजन नाम दिया। ऐसा क्यों दिया, क्योंकि गिरी या पर्वत पर, गिरी मतलब पर्वत, है ना, पर्वत पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना, ऐसे जंगली एरियो में ज़्यादा रहने को देखे जाते हैं। जीएस घुरिये की अब हम लोग चर्चा करेंगे। जीएस घुरिये, पिछड़े हिंदू कहा, पिछड़े हिंदू किसने कहा, जीएस घुरिये ने कहा। अब ऐसे क्यों कहा, भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है जीएस घुरिये को। क्या कहा जाता है, भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है जीएस घुरिये को, और इसने जो आदिवासी भाई बहनों को नाम दिया है पिछड़े हिंदू, ठीक है, याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा, काफी महत्वपूर्ण सा फैक्ट है। ग्रियर्सन ने पहाड़ी जनजाति कहा, भौगोलिक स्थिति के आधार पर इनका नामकरण उन्होंने जो किया, पहाड़ी जनजाति जो जनरली आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, पहाड़ों पर देखने के लिए मिलते हैं। चलिए, ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने हमारे आदिवासी भाई बहनों को क्या नाम दिया था, दलित वर्ग कहा था। क्या नाम कहा था, दलित वर्ग। औपनिवेशिक काल का प्रशासनिक नाम था। भैया ये उस समय पर प्रशासनिक नाम हुआ करता था जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, ठीक है। दास एंड दास ने क्या नाम दिया, विलीन मानवता। विलीन मानवता मतलब विलुप्त तो होती पहचान के कारण। भाई दास एंड दास जो व्यक्ति है, उन्होंने क्या कहा कि ये लोग विलीन मानव है। विलीन मतलब जो समय के साथ विलुप्त होते जा रहे हैं, धीरे धीरे इनकी संख्या खत्म होते जा रही है, उस समय पर उन्होंने ये नाम दिया था। और हमारे भारतीय संविधान ने, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या नाम दिया, अनुसूचित जनजाति। संवैधानिक और वैधानिक नाम था हमारा अनुसूचित जनजाति, और इसी के आधार पर यूनिट 10 का नाम रखा है मध्य प्रदेश की, है ना, जनजातियां या अनुसूचित जनजातियां, जो हम लोग यूनिट 10 के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपने जो भी देखे, है ना, नाम विद्वानों के द्वारा क्या क्या रखे गए थे, है ना, इन्हें आप लोग बहुत अच्छे से याद करें क्योंकि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।
चलिए अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 3। मैंने पूरे टॉपिक को छोटे छोटे टॉपिक सब टॉपिक में डिवाइड किया है ताकि आप लोग क्या कर पाए, बहुत आसानी से चीजों को कवर कर पाए। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम लोग समझते हैं। यहां पर आपको दे रखा है टॉपिक नंबर 3 संवैधानिक अनुच्छेद, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की हम लोग चर्चा करेंगे। अधिकारों का सुरक्षा चक्र। भाई हमारा संविधान हर एक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। तो जनजाति तो काफी पिछड़े लोग होते हैं, उन्हें तो सुरक्षा देना, है ना, बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अनुच्छेद 342, है ना, काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 342 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के परामर्श से किसी समुदाय को एसटी घोषित करना। भैया 342 में क्या दे रखा है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राज्यपाल के परामर्श से, यानी किसी भी राज्य में किसी समुदाय को अगर एसटी घोषित करना है, अनुसूचित जनजाति घोषित करना है, तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले संबंधित राज्य के राज्यपाल से संपर्क करेंगे, उनसे सलाह मशवरा करेंगे और उस समुदाय को, है ना, एसटी या अनुसूचित जनजाति घोषित कर देंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं अनुच्छेद 330 और 332 की हम लोग चर्चा करेंगे। एक साथ हम दोनों की चर्चा करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है ना। तो 342 में समझ में आ गया, राष्ट्रपति की पावर को शो करता है ना, यानी राष्ट्रपति किसी भी राज्य में किसी समुदाय को क्या घोषित कर सकता है, जनजाति घोषित कर सकता है, किससे परामर्श करके, राज्यपाल से। 330 में दे रखा है लोकसभा में, यानी 330 और 32 में आरक्षण का प्रावधान देखने के लिए मिलता। आरक्षण मतलब रिजर्वेशन। आप लोग जानते हैं लोकसभा और विधानसभा में, राज्यों की विधानसभाओं में एसटी के लोगों को काफी रिजर्वेशन देखने के लिए मिलता है। जैसे लोकसभा में हम लोग जानते हैं, है ना, तो 330 में क्या दे रखा है, लोकसभा में आरक्षण की बात, यह राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 330, 332, है ना, मध्य प्रदेश में जो जनजाति लोग हैं, एसटी के लोग हैं, उन्हें राजनीतिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है। 330 में लोकसभा में आरक्षण की चर्चा की गई है कि एसटी के लोगों को लोकसभा में उनकी कितनी सीटें रिजर्व रखी जाए। ठीक है। विधानसभा, जैसे हम लोग हर एक राज्य में विधानसभा होती है, वैसे विधान परिषद भी होती है कुछ राज्यों में। तो विधानसभा में, है ना, कितनी सीटें आरक्षित हो, तो आप लोग एमपी के हो, हम लोग एमपी पीएससी के लिए लेक्चर डेडिकेट कर रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं विधानसभा में हमारे पास टोटल कितनी सीटें हैं, 230 सीटें हैं। हमारी विधानसभा में टोटल कितनी सीटें, 230 सीटें। इसमें से एससी के लिए और एसटी के लिए कितनी कितनी सीटें हैं, तो आप लोग जानते हैं 47 यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है और 35 आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो एसटी के लिए ना विधानसभा में कितनी सीटों का आरक्षण देखने के लिए मिला, तो 47। तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 332 में। 32 में विधान, है ना, मध्य प्रदेश या राज्यों की विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है और 30 के अंदर लोकसभा में सीटों का आरक्षण का प्रावधान देखने के लिए मिलता है। चलिए ठीक है, तो आपने ये देखा। अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे अनुच्छेद 334 की। हमें एक साथ क्या क्या याद रखना है, तो सब देखो मैं आप लोगों को बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ। 366, 25 सब आर्टिकल 25 याद रखिएगा। परिभाषा को, है ना, ये गठन की बात करता है, ठीक है, परिभाषा की बात करता है। और इसमें परिभाषा क्या है दे रखी है, जो 342 एक में वर्णित है। तो ये दोनों को हम लोग एक साथ याद कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या क्या याद करेंगे आर्टिकल में, तो 330, 332 और 334। देखिए इन्हें याद करना बड़ा एक चैलेंज है, मैं आपको बता दूं। एज ए स्टूडेंट, एज ए एजुकेटर, है ना, मैं आप लोगों को बता दूं, जब इन चीज़ों को याद करने की कोशिश की जाती है तो काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों को बहुत ही सिंपल सोबर भाषा में बताने वाला हूँ। मैं समझता हूँ एक स्टूडेंट को कहाँ कहाँ डिफिकल्टीज जाती है, उसे कैसे याद होगा, है ना, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैं आप लोगों को ये जो डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, एज ए एजुकेटर, मैं लास्ट, है ना, 2 ईयर अनअकैडमी पर भी क्लासेस ले चुका हूँ। तो मुझे इसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कि किस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे और आप लोगों को किस टाइप के डिफिकल्टीज होती है। तो 30 में मैंने बताया कि यहाँ पर लोकसभा में आरक्षण की बात करी है, यहाँ पर 32 में विधानसभा में आरक्षण की बात करिए। अब आरक्षण कितने समय के लिए दिया जाए, तो जनरली हमारे है ना, हमारे संविधान में 10 वर्षों के लिए आरक्षण शुरुआत में दिया गया था, लेकिन समय समय पर और आरक्षण को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया गया। तो 34 में
आरक्षण के विस्तार की चर्चा करिए। किसकी चर्चा करिए कि भाई आरक्षण, अगर लोकसभा में आरक्षण दे रखा है एससी के लोगों को, आरक्षण मीन्स क्या, उनकी सीटें, भाई जैसे विधानसभा का उदाहरण लेते हैं तो 230 सीटें हैं, उसमें एसटी की कितनी सीटें, 47 है। एसटी की कितनी सीटें, 47। तो 47 सीट कब तक रहेगी, है ना, क्या 2020 तक रहेगी, क्या 2025 तक रहेगी, 2030, 35, 40, कब तक आखिर? तो इसका जो आरक्षण का समय सीमा तय करता है अनुच्छेद 334 आरक्षण का विस्तार। और क्या होता है, समय समय पर इसके समय को जब देखा जाता है कि भाई एसटी के लोगों में, जनजाति लोगों में उनका पूरी तरह से उत्थान नहीं हुआ है, उनमें इतना विकास नहीं हुआ है, उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, अलग अलग लेवल पर देखा जाता है, अगर नहीं हुआ है तो फिर उसकी अवधि को, आरक्षण की अवधि को बढ़ा दिया जाता है, जैसे कि 334 में होता है। आरक्षण का विस्तार की चर्चा होती है यहाँ पर। वर्तमान में 104 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ 2019 में, उसके द्वारा 2029 तक आरक्षण की अवधि को एक्सटेंड किया गया, बढ़ा दिया गया। कब तक बढ़ा दिया गया, 2029 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, याद रहेगा। अब हम चर्चा करेंगे 243। तो देखिएगा, मैं आप लोगों को पेयरिंग करके दे रहा हूं। 243 में हम लोग दो एक साथ याद रखेंगे, एक डी रखेंगे और एक टी रखेंगे, है ना, ये पेयरिंग कर लो ताकि हमें एक दूसरे से लिंक करके याद करने में सुविधा हो जाए। अब 243 डी में क्या है और टी में क्या है? तो डी में दे रखा है पंचायतों में आरक्षण की बात करिए कि भाई एससी एसटी के लोगों की, है ना, सहभागिता, हमारे छोटे छोटे राजनीतिक खंड है, पंचायत, नगर पालिका, वहां पर भी उनकी सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए। तो पंचायतों में भी, है ना, 243 डी के तहत आरक्षण की, है ना, का प्रावधान कर रखा है। 243 डी में नगर पालिकाओं में आरक्षण की बात की है। हमारे मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में आरक्षण की बात किस आर्टिकल के अंतर्गत की गई है? तो 243 टी में। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे 164 एक की, है ना। अब 164 एक ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे मध्य प्रदेश के लिए भी, हमारे आने वाली परीक्षा के लिए भी। मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों में पृथक जनजाति कल्याण मंत्रालय का प्रावधान है। भाई हमारे मध्य प्रदेश सहित 4 और भी ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या होना चाहिए? पृथक जनजाति कल्याण मंत्रालय होना ही चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 164 एक के अंतर्गत। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 244 एक और 2 में क्या दे रखा है। तो 244 एक में 5वीं अनुसूची का जिक्र किया है और 244 2 में 6ठी अनुसूची का जिक्र किया है, जिनके तहत प्रशासनिक नियंत्रण की बात की गई है कि भाई प्रशासनिक नियंत्रण ऐसे क्षेत्रों में किस टाइप से किया जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे अनुच्छेद 338 की। किसकी बात कर रहे हैं? 338 ए की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की बात की गई है 338 ए में। यानी सिंपल सी बात है, यहां पर गठन की चर्चा की गई है हमारे कौन से अनुच्छेद में? 338 ए में। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा? हमने देखा कि यहाँ पर भारतीय संविधान में कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद दे रखे हैं। ठीक है, कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद दे रखे हैं। उसके पहले हमने फिर बात करी कि यहाँ पर कुछ विद्वानों के द्वारा जो विशिष्ट नाम दिए गए थे हमारी जनजाति भाई बहनों को, वो क्या क्या दे रखे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद उसके पहले हमने देखा था इनकी थोड़ी परिभाषा और इनके सामान्य परिचय के बारे में। ठीक है, जनजाति की परिभाषा के बारे में देखा था, है ना, चंदा समिति के बारे में हमने देखा था। ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट, इनसे काफी सवाल बनते हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों मैं अभी यूनिट 10 कंप्लीट कराने वाला हूं आप लोगों को, और उसके अलावा एमपी जीके की हमारी सीरीज चली रही है। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को जो कंटेंट मिलेगा एज ए अनअकैडमी एजुकेटर, एज ए एमपीपीएससी एस्पिरेंट, मैं आप लोगों को बहुत ही शानदार कंटेंट देने वाला हूँ। समझाने का जो लेवल होगा बहुत सरल होगा, आसान होगा, आपकी अपनी भाषा होगी। तो फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही अगले जनजाति के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहां पर हम लोग टॉपिक वाइज सिलेबस के हिसाब से सब कुछ कवर करेंगे, और एमसीक्यू भी टॉपिक, एक एक टॉपिक पढ़ने के बाद आप लोगों को इंपोर्टेंट एमसीक्यू भी लगवाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।
है।